चलो बेटा, इटली एकीकरण शुरू करते हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक है इटली एकीकरण में सहायक तत्व, और दूसरा है एकीकरण प्रक्रिया की घटना। ये दो मूल हमारे क्या हैं प्रश्न है, उसका उत्तर देना है। तो सबसे पहले इटली एकीकरण में सहायक तत्व, तो सबसे पहला तुम लोगों को पहले बताए थे नेपोलियन है, दूसरा मैजिनी है, तीसरा नव गोएल्फ है और चौथा उदारवादी और काबूर। ये चार सहायक तत्व है। देखो, इटली की समस्या पहले क्या है ये समझो। छोटे छोटे प्रायद्वीपीय हिस्सा है। छोटा छोटा प्रायद्वीपीय हिस्सा का मतलब हुआ कि समुद्र तट, समुद्रों से कटा छटा टापुओं का ये अलग अलग समूह है। जैसे अपने यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह है। सदियों से ये सामंती प्रथा से ग्रसित है। चूंकि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का ये हिस्सा था, याद होगा जब रोमन साम्राज्य का विभाजन 5वीं सदी में हुआ, तब से ये पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा है। और 8वीं शताब्दी से इस पर ऑस्ट्रिया की प्रधानता है, क्योंकि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का कार्यकारी प्रमुख ऑस्ट्रिया का नरेश था। तो स्वाभाविक है इस पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, राजनीतिक प्रभुत्व था। उसके अधीन वहाँ के सामंत थे। ऊपर से जो इटली की राजधानी रोम है, वहाँ पर पोप का सत्ता था। जैसे आजकल वेटिकन सिटी है, वैसे उस समय रोम पोप की राजधानी हुआ करता था। और भौगोलिक रूप से कटा छटा होने के कारण उनमें एक राष्ट्रीय एकता का अभाव भी था, यातायात और संचार का भी अभाव था। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि इटली के एकीकरण में एक बड़ी समस्या है। और इसमें दो सबसे बड़ी समस्या है। एक तो रोम पर पोप का नियंत्रण, और दूसरा पूरी इटालियन प्रायद्वीप पर ऑस्ट्रिया का राजनीतिक प्रभुत्व। ये दो इटली एकीकरण में सबसे बड़ी समस्या है। अब देखो, इटली एकीकरण की प्रक्रिया में सहायक तत्व सबसे पहले नेपोलियन बनता है।
तुम लोगों को पहले बताए थे कि नेपोलियन जहां भी विजय प्राप्त करता था वो अपने हिसाब से उसका पहले भौगोलिक एकीकरण करता था और उस पर नेपोलियन कोड लागू करके एक समान नागरिकता बहाल कर देता था। 1805-6 ईस्वी में नेपोलियन इटली तक पहुंच चुका था और नेपोलियन का वहां पहुंचने का मतलब है कि सामंती प्रथा का अंत हो गया, साथ ही साथ उसने इटली को 6 हिस्से में विभाजित कर दिया, माने 12-15 को 6 में कर दिया और उस पर नेपोलियन कोड लागू करके एक समान कानून से बांध दिया। और इटली का जो पुरातन संस्कृति था, क्योंकि नेपोलियन को पुरातत्व से बड़ा लगाव था, उसे भी सामने लाया। बट 1815 में आप जानते ही हैं कि नेपोलियन का राजनीतिक पतन हुआ और नेपोलियन के राजनीतिक पतन के बाद यूरोप की पुनर्व्यवस्था के लिए वियना कांग्रेस बैठक हुई। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी, अभी भी है, और इटली में फिर से वही पुनर्व्यवस्था लागू कर दी गई जो नेपोलियन के पहले था, अर्थात सामंतवादी व्यवस्था, और उन सामंतों के ऊपर ऑस्ट्रिया का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो 10 वर्षों में इटली ने एकीकरण का भी स्वाद चखा, एक समान कानून से बदलने का भी स्वाद चखा। वहीं पर हम देखते हैं कि फिर से वो उसी अवस्था में लौट गया। खैर, लेकिन नेपोलियन के इस कार्य से कम इटली के युवा वर्ग, शिक्षित वर्ग इसको एक प्रेरणा मिली। इसी को अप्रत्यक्ष राष्ट्रवाद कहते हैं कि एक विदेशी आकर यदि इटली की प्रायद्वीपीय संख्या को घटा देता है और एक समान कानून से बांध देता है, तो फिर हम इटालियन वासी अपने देश का एकीकरण करके एक समान कानून से अपने देश को क्यों नहीं बांध सकते हैं। इसने बड़ी प्रेरणा दी और इस प्रेरणा को बढ़ाया मैजनी नाम के एक महानायक ने। कुशल वक्ता था, लेखक भी था, अच्छा संगठन करता भी था। इटली में कॉर्बनरी का मेंबर था, मजदूर संघ का, और इटली के एकीकरण के लिए सबसे पहला प्रयास इसी व्यक्ति ने किया और 1830 ईस्वी में किया, जिसे 1830 ईस्वी का आंदोलन कहते हैं। इस विद्रोह को दबा दिया गया, स्वाभाविक है, पोप के खिलाफ था। ऑस्ट्रिया ने भी सहयोग किया।
विद्रोह के बाद इसे जेल में डाल दिया गया। बाद में फिर इसे इटली से निर्वासित कर दिया गया और अपने जीवन का शेष 40 वर्ष इसने विदेशों में ही बिताया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि देशों में। वहीं विदेशों में रहते हुए इसने एक पुस्तक लिखी, ड्यूटीज ऑफ मैन। इस पुस्तक में के माध्यम से ये पता चलता है कि वो गणतंत्र समर्थक था, उसे जन संप्रभुता में असीम विश्वास था। वो इटली को गणतंत्रात्मक लोकतंत्र बनाना चाहता था। तो ड्यूटीज ऑफ मैन नामक पुस्तक में उसने लिखा है, आदमी को अपने महान उद्यम के लिए जीवन उत्सर्ग करना चाहिए, अर्थात इटली के एकीकरण के लिए हमें बलिदान देने की आवश्यकता है। और इसी में उसने इटली एकीकरण के लिए लिखा है, परमात्मा पर विश्वास करो, सभी भाइयों को मिलाओ और इटली को मुक्त करो। इससे सीधा तात्पर्य है वो गणतंत्र का समर्थक है। क्यों? वो क्या कह रहा है? सभी भाइयों को मिलाओ। जब तक सारे इटालियन एक नहीं हो जाएंगे तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। इसके इसी प्रयास से 1848-49 में रोम में विद्रोह भी हुआ, लेकिन फ्रांस के असहयोग, जो बाद में विस्तार से पढ़ोगे, फ्रांस के असहयोग से ये जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह दबा दिया गया और सफल नहीं हो पाया। तो एक इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का प्रारूप मैजनी रखता है और ये मैजनी गणतंत्रात्मक स्वरूप सामने रखता है। अब ये गुएल्फ, देखो बेटा कुछ नहीं है, इटालियन शब्द है, हिंदी होता है अनुदारवादी। हिंदी क्या होता है? अनुदारवादी। ये मैजनी के विरोधी थे, क्योंकि मैजनी के जनतंत्रात्मक लोकतंत्र में इसे खतरा दिखता था, इसे सामाजिक क्रांति की दुर्गंध आती थी और संपत्ति के अधिकार के रूप में इसे ये खतरा मानता था। तो मैजनी विरोधी कुछ लोगों ने नव गुएल्फ आंदोलन चलाया और इनका ऑब्जेक्टिव था कि पोप के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया जाए और नवनिर्वाचित पोप ने भी उदारवादी नीति का पालन किया। 1830 के विद्रोह के कई राष्ट्रीय कैदियों को उसने रिहा किया, साथ ही भाषण देने एवं लेखन की स्वतंत्रता दी गई। इससे स्पष्ट होता है कि पोप भी नेतृत्व करने के लिए तैयार है। तो एक इटली के एकीकरण का तरीका ये प्रस्तुत करता है, मैजनी गणतंत्रात्मक तरीका देता है, ये नवगुएल्फ जो हैं
ये आपके सामने में पोप के नेतृत्व में इटली एकीकरण का पक्ष रखता है और एक तीसरा पक्ष है नरमपंथियों का, उदारवादियों का। इसका केंद्र जो था वो पिडमाउंट सारनिया था। ये एक क्षेत्र का नाम है इटली का। तो ये एकीकरण के लिए क्या चाहता था कि ये वैधानिक राजतंत्र चाहता था। ये वैधानिक राजतंत्र चाहता था, जैसा इंग्लैंड में कि हमें पिडमोंट सारनिया की राजवंश के नेतृत्व में पूरे इटली का एकीकरण करना है। और इसके लिए इन्होंने कार्यक्रम बनाया कि पहले पिडमोंट सारनिया का आर्थिक उन्नति करके अन्य प्रायद्वीप के साथ आर्थिक एकीकरण कर लिया जाए। तत्पश्चात हम क्या करेंगे, राजनीतिक एकीकरण। देखो, एकीकरण दो प्रकार का होता है। तो कभी कभी राजनीतिक एकीकरण से आर्थिक एकीकरण होता है, कभी कभी आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण होता है। जैसे अपने देश के संदर्भ में लो, राजनीतिक एकीकरण तो 15 अगस्त 1947 के बाद ही शुरू हो गया, लेकिन आर्थिक एकीकरण हमारे यहाँ नहीं हुआ था, अब जाके जीएसटी में हुआ। लेकिन इटली के एकीकरण में जो प्रस्ताव रखा गया कि पहले पिडमोंट सारनिया का आर्थिक उन्नति करके उसका आर्थिक एकीकरण करके तब राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ा जाए। अब देखो, यहां ध्यान देना कि पिडमोंट सारनिया का राजा जो सेवाय राजवंश का था, सेवाय राजवंश, और इसका शासक का नाम था विक्टर एनामुल। तो विक्टर एनामुल जो था वो सारनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करने के लिए तैयार था। लेकिन उसे अपने नीति को क्रियान्वित करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। तो वो व्यक्ति सामने आया, काबूल, युवा था, अच्छा राजनेता था, बेहतरीन डिप्लोमेट था। इसकी डिप्लोमेसी आगे देखोगे। इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और इसने सबसे पहले पिडमोंट सारनिया के अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी को समझा, और वो कृषि था। अतः उसने कृषि आधुनिकीकरण के सारे कार्य किए। और फिर उसने क्या किया, अन्य प्रायद्वीपीय, इटालियन प्रायद्वीपीय देशों के लिए पिडमोंट सारनिया का द्वार खोल दिया। अर्थात कोई भी व्यापारी आ सकता है, जा सकता है, बिना किसी वीजा पासपोर्ट का ट्रेडिंग कर सकता है।
तो इससे पिडमोंट सारनिया के प्रति अन्य प्रायद्वीपीय में एक मानसिकता बनी कि पिडमोंट सारनिया एकीकरण के लिए तैयार है, और साथ ही साथ विभिन्न प्रायद्वीपीय व्यापारी आने से विचारों का आदान प्रदान हुआ। इससे भी एक मानसिकता तैयार हुई। देख रहे हो, आर्थिक एकीकरण से काबुल राजनीतिक एकीकरण की ओर जाता है। इस प्रकार काबुल लगातार कारगर प्रयास करके इटली को एकीकरण की ओर ले जाएगा। अब देखो, इटली के एकीकरण के नींव को कहीं न कहीं नेपोलियन ने अप्रत्यक्ष रूप से रख दिया। अब इटली को एकीकृत करने के लिए 3 मॉडल है। एक मैजिनी का गणतंत्रात्मक मॉडल है, एक गोयल्स का पोप के नेतृत्व में एकीकरण करना मॉडल है, और एक उदारवादी जो काबूल के नेतृत्व में है, वो यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है। तो ये इटली एकीकरण के लिए आपके पास 3 विकल्प है, और इसमें से कौन विकल्प क्या होगा, सफल होगा, ये आगे पता चलेगा। पहले इतना लिखो, शीर्षक डालो, नेपोलियन के एकीकरण में सहायक तत्व। एकीकरण में सहायक तत्व हेडिंग डाल दिए। अब लिखिएगा, नेपोलियन के विजय अभियानों से इटली में राष्ट्रीयता की चेतना जागृत हुई। इटली पर नेपोलियन का लगभग 1 दशक तक शासन रहा। इसके बावजूद भी वहाँ फ्रांस विरोधी भावना नहीं थी। फ्रांस के एकमात्र शासन का अच्छा परिणाम यह हुआ कि इटावली जनता का रजवाड़ों, पोप के प्रशासन तथा विदेशी राजतंत्र के प्रति निष्ठा समाप्त हो गई। नेपोलियन ने इटली का एकीकरण नहीं किया था। उसने सिर्फ
राज्यों की संख्या घटाकर पूरे प्रायद्वीप को तीन खंडों में विभाजित कर दिया था। समूचे देश पर एक समान शासन व्यवस्था होने के कारण इटली के राजनीतिक एकीकरण की कल्पना अब असंभव नहीं दिखती थी। इस प्रकार इटली का यह क्षणभंगुर एकीकरण इटालियन बुद्धिजीवी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। पैराग्राफ बदल लोगे। जोसेफ मैजनी इटालियन राष्ट्रवाद का मसीहा था। यह महान व्यक्ति, दार्शनिक, चिंतक, राजनेता एवं कर्मठ कार्यकर्ता था। युवा अवस्था में वह क्रांतिकारी दलों के क्रियाकलापों में सक्रिय भाग लेता था। 1830 के विद्रोह में उसने सक्रिय भाग लिया। जिसमें उसे कैद भी हुई। और बाद में निर्वासित कर दिया गया। उसने जीवन के शेष 40 वर्ष स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस में बिताए।
वहीं से उसने युवा इटली नामक संगठन का गठन किया। मैजनी को जन संप्रभुता में आस्था थी। ड्यूटीज ऑफ मैन नामक पुस्तक में उसने लिखा, इनवाइटेड में लिखना, आदमी को अपने महान उद्यम के लिए जीवन उत्सर्ग करना चाहिए। इनवाइटेड बंद करोगे, पूर्ण विराम दोगे। इसी पुस्तक में उसने इटली एकीकरण के लिए परमात्मा में विश्वास करो, सब भाइयों को मिलाओ और इटली को मुक्त करो का नारा दिया। जिस कारण रोम में विद्रोह हुआ, लेकिन फ्रांस के असहयोग के कारण सफल नहीं हुआ। अब बेटा फिर पैराग्राफ बदलोगे, मैजनी पैराग्राफ बदल के लिखोगे, मैजनी गणतंत्र का हिमायती था, इसलिए इटली के अनुदारवादी या उदारवादी उससे अलग रहना चाहते थे। क्योंकि वो इसे खतरनाक अनुदारवादी मानते थे। मैजनी के गणतंत्र की अवधारणा में उन्हें सामाजिक क्रांति तथा संपत्ति के लिए खतरा दिखता था। सामाजिक क्रांति तथा संपत्ति के लिए खतरा दिखता था। मैजनी विरोधी विचारधारा के कुछ लोग
विचारधाराओं के कुछ लोगों ने नव गुएल्फ आंदोलन का समर्थन किया। नव गुएल्फ आंदोलन का समर्थन किया। आंदोलनकारियों ने पोप के नेतृत्व में इटली एकीकरण की परिकल्पना प्रस्तुत की। इटली एकीकरण की परिकल्पना प्रस्तुत की। इटली एकीकरण इटली एकीकरण की परिकल्पना प्रस्तुत की। पोप इटली एकीकरण के लिए संघर्ष करेगा। इसमें लोगों का विश्वास नहीं था। नवनिर्वाचित पोप ने उदारवादी नीति का पालन किया। उदारवादी नीति का पालन किया और राष्ट्रीय कैदियों को रिहा किया। साथ ही भाषण एवं लेखन की स्वतंत्रता दी गई। साथ ही भाषण एवं लेखन की स्वतंत्रता दी गई। इससे यह स्पष्ट होता है पोप आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने की अपेक्षा रखता है। आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने की अपेक्षा रखता है। पैराग्राफ बदलोगे। इटली के एकीकरण के लिए एक तीसरा गुट था जो नरमपंथी कहलाता था। इसका सबसे सक्रिय केंद्र सार्डिनिया था। नरमपंथी गुट में मुख्यतः अभिजात्य वर्ग एवं नव वैभवशाली वर्ग था। नव वैभवशाली अर्थात पूंजीपति वर्ग था। एकीकरण का नेतृत्व करने के लिए वो सार्डिनिया की ओर देखते थे।
एकीकरण का नेतृत्व करने के लिए वो सार्डिनिया की ओर देखते थे। वो देश में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। वे देश में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। उनके दृष्टि में राजनीतिक एकीकरण से पहले आर्थिक एकीकरण आवश्यक था। आर्थिक एकीकरण आवश्यक था। काबूल सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बनता है। काबूल सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बनता है। जिसने कृषि के नए तरीकों को अपनाया। सार्डिनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इस प्रकार नरमपंथियों के प्रयत्न अधिक कारगर साबित हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप सार्डिनिया का शासक चुंगी दरों में कमी, वित्तीय सुधार, चुंगी दरों में कमी, वित्तीय सुधार तथा कृषि के तरीकों में सुधार लाने का पहल करता है। सुधार लाने का पहल करता